With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 के अंदर डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन के टॉपिक को, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। आज भी हम 3 से 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के हवाले से, स्केलेटल सिस्टम के हवाले से जो डिफॉर्मिटीज़ आती हैं इसके अंदर। उसमें सबसे पहले हमारे पास है डिस्क स्लिप। आज हमने डिस्कस करनी है। ये बहुत कॉमन एक डिजीज़ है जो अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन हमें इसकी कुछ डिटेल का पता नहीं होता। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है ये। इसके अंदर हमें बताया गया कि एक जो डिस्क्स प्रेजेंट होती हैं हमारी वर्टिब्रा के अंदर, जो डिस्क्स प्रेजेंट होती हैं, अलाइन होती हैं डिस्क हमारी वर्टिब्रा के अंदर, वो एक डिस्क जो होती है वो कॉमनली 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है, उसके 2 हिस्से होते हैं। उन्होंने एग्जांपल दिए कि लाइक ए कुशन, जैसा एक कुशन होता है उस तरह डिस्क का स्ट्रक्चर होता है। एक आउटर लेयर होती है, एक इनर एनवायरनमेंट होता है डिस्क का। जो इसका इनर एनवायरनमेंट है वो उसमें वो सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है और वो एक्चुअली प्रेजेंट होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, इलास्टिक बनाता है डिस्क को, और उसको हम कहते हैं क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसस। फ्रिक्शन को कम करने के लिए, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, और जो भी हमारे एक्टिविटीज़ के दौरान जो भी दबाव पड़ता है उसको बर्दाश्त करने के लिए, उसके अंदर इलास्टिसिटी पैदा करने के लिए जो डिस्क के अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस का नाम देते हैं। और एक आउटर कवरिंग है, दूसरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो जो बाहर वाली तरफ है वो फिब्रस कार्टिलेज से बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो आउटर कवरिंग है, जिसको हम कहते हैं एनुलस फिब्रोसस। एक आउटर कवरिंग है और एक इनर कवरिंग है। जो इनर सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, वो फ्रिक्शन से बचाता है, वो दबाव को बर्दाश्त करता है, वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जबकि एनुलस फिब्रोसस उसको आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है और वर्टिब्रा को आपस में कनेक्ट करता है। वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने के लिए एनुलस फिब्रोसस जो फिब्रस कार्टिलेज से बनता है वो प्रेजेंट होता है डिस्क के आउटसाइड पे, वर्टिब्रा को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ये जो डिस्क्स होती हैं ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती हैं। जब भी कोई एक इंसान एक्टिविटी में मसरूफ होता है, कोई वेट उठाता है, चलता है, भागता है, इस सारी एक्टिविटीज़ के अंदर जो डिस्क होती है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, यानी बैलेंस रखती है बॉडी में। जो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो हमारा वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन में हम खड़े होते हैं, तो वो उसके अंदर जो डिस्क प्रेजेंट है वो सडन ट्रॉमा से बचाती है और सारे हमारे वर्टिब्रा का जो स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस रखती है, उसको झटका लगता है जो भी एक्टिविटीज़ के दौरान उनसे बचाती है। अब हमने बात करनी है कि मसला कब बनता है। मसला उस वक्त बनता है, डिस्क स्लिप का मसला उस वक्त बनता है जब एक शख्स ज़्यादा वज़न उठाता है या कोई अचानक से उसको कोई चीज़ हिट करती है। तो इस सूरत हाल में होता क्या है कि जो हमारा एनुलस फिब्रोसस है वो रप्चर कर जाता है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हिट होती है वो हमारा ये जो रिंग लाइक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है जिसको हम एनुलस फिब्रोसस कहते हैं, ये रप्चर करता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं हर्निएशन, और हर्निएशन को ही एक्चुअली कहा जाता है डिस्क स्लिप। इसमें जब ये रप्चर करता है एनुलस फिब्रोसस, यानी वो रिंग लाइक कार्टिलेज जो बाइंड करता है डिस्क को आपस में, जो वर्टिब्रा को जोड़ता है, वो जब रप्चर करता है तो उसके रिजल्ट में जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है उसकी प्रोट्रूजन होती है। न्यूक्लियस पल्पोसस की प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस। प्रोट्रूजन मीन्स होता है कि अपने साइज से बढ़ जाना, अपने साइज से बढ़ना, उसका साइज बढ़ जाता है किसका, न्यूक्लियस पल्पोसस का, क्योंकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसके आउटर कवरिंग वो रप्चर होती है, तो फैलाव आ जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस के साइज में। न्यूक्लियस पल्पोसस फैलना शुरू हो जाता है। उसके फैलाव की वजह से जो ऊपर वाले डिस्क और नीचे वाले डिस्क के दरमियान नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, वो नर्व्स या तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो डैमेज होने का उनका खतरा होता है मुकम्मल तौर पे, या तो वो डैमेज हो जाती हैं जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और या उन नर्व्स में पेन होती है, उनके ऊपर दबाव आ जाता है। तो इससे हमारा स्पाइनल नर्व्स का स्ट्रक्चर एज अ होल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो वर्टिब्रा है हमारा उसी का काम है कि ब्रेन और बॉडी की मैसेज को कंडक्ट करना। जब स्पाइनल नर्व्स अंदर डैमेज होती हैं तो पूरा नेटवर्क ऑफ
जो मैसेजिंग है, जो कंडक्शन ऑफ मैसेजेस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरी बॉडी का। इसके अंदर जो इसका ट्रीटमेंट है वो है कि या तो बेड रेस्ट किया जाए या ट्रैक्शन की जाए। ट्रैक्शन के अंदर मीन्स के जहाँ से जगह डैमेज है उसको अगर डिस्क स्लिप है उसको खींचने के अमल से उसको खींच के सही किया जाए। बाज़ औक़ात ये जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो इसका इलाज करते हैं बाय ट्रैक्शन। और कुछ पेन किलर्स इसके लिए जा सकते हैं कि पेन किलर से एक वक्त में वो जो हमारी तकलीफ़ है वो बेहतर हो जाए। और लास्ट पे इसमें ये है कि इसको जो डिस्क स्लिप है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाए बॉडी से। वो जिसके अंदर हमारा एनुलस फिब्रोसिस रप्चर हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को, उस जो डैमेज पॉइंट है उसको बॉडी से सर्जिकली रिमूव आउट कर लिया जाए। ये थी हमारी डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम, एक डिफॉर्मिटी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि दो इसके आउटर और इनर, एक एनुलस फिब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस, न्यूक्लियस पल्पोसिस अंदर वाला और एनुलस फिब्रोसिस आउटसाइड। ये रिंग लाइक कार्टिलेज से बना हुआ, फिब्रस कार्टिलेज से बना हुआ आउटर स्ट्रक्चर होता है। ये रप्चर करता है तो एनुलस पल्पोसिस जो है वो उसका साइज बढ़ता है, उसका फैलाव बढ़ता है, जिससे हमारी स्पाइनल नर्व्स डैमेज होती हैं। और इसका इलाज क्या है जब स्पाइनल नर्व डैमेज? या हम इसकी ट्रैक्शन कर सकते हैं, या बेड रेस्ट, या हम कुछ पेन किलर्स ले सकते हैं इसके लिए, और या इसको सर्जिकली बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। ये थी हमारे पास डिस्क स्लिप की डिजीज, ये थी हमारे पास डिस्क स्लिप की अबनॉर्मेलिटी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास डिफॉर्मिटी है वो है स्पॉन्डिलोसिस, जिसके अंदर हमारे जो वर्टिब्रा की जॉइंट्स हैं वो उनके अंदर इमोबिलिटी हो जाती है, वो मूव नहीं कर सकते, या दूसरे नंबर पे वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस का नाम देते हैं। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइटिका। साइटिका जो डिजीज है, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइटिका। साइटिका जो प्रॉब्लम है इसके अंदर ये है कि हमारी जो मेन साइटिका नर्व है वो प्रॉक्सिमल साइटिका नर्व वो डैमेज होती है। साइटिका नर्व बेसिकली टांग के अंदर प्रेजेंट होती है। टांग हमारा जो निचला लोअर लिम्ब है उसके अंदर साइटिका नर्व प्रेजेंट होती है और वो डैमेज होती है या वो इंजर्ड होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सिचुएशन कॉज होती है जिसको हम साइटिका कहते हैं। ये भी एक डिफॉर्मिटी है। ये असल में होती क्यों है? या तो एक्सीडेंटली गिरने से, या डिस्क स्लिप होने से। डिस्क स्लिप हर्निएशन जो होती है वो भी साइटिका का बाज़ औक़ात उसकी वजह बनती है। और तीसरे नंबर पे जब इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन होता है लोअर लिम्ब के अंदर या बोटॉक के अंदर, तो उस सिचुएशन में साइटिका कॉज होती है। यानी तीन वजूहत हैं इसकी: डिस्क स्लिप, हर्निएशन जिसको हम कहते हैं, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इंजेक्शन, एंड द थर्ड वन इज अक्सर जब एक्सीडेंटली एक पर्सन गिरता है तो उस सिचुएशन में साइटिका का प्रॉब्लम काज होता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेन होती है, जो हमारी इस टॉपिक में स्टैबिंग पेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज़्यादा जो बर्दाश्त ना हो सके इतनी ज़्यादा इसमें तकलीफ होती है हमारी प्रॉक्सिमल जो साइटिका नर्व है उसके डैमेज होने से, उसके इंजर्ड होने से। और इसकी अगर हम ट्रांसैक्शन करते हैं साइटिका नर्व की, यानी इसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम लोअर लिम्ब, तो इसके रिमूव होने से, इसके जब ये डैमेज होती है अगर हम इसको रिमूव करें तो पूरा लोअर लिम्ब जो है वो यूजलेस हो सकता है। उसके अंदर हमारी एंकल और नी से निचले वाला सारा हिस्सा, फुट, ये हमारे सारे जो हमारे निचले औज़ा हैं हमारी बॉडी के, वो यूजलेस हो सकते हैं। वो फिर दोबारा अपनी वर्किंग स्टेट में नहीं आ सकते। साइटिका इंजरी से जो रिकवरी होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस है इसका, और अव्वल तो वो कंप्लीट रिकवरी नहीं होती साइटिका नर्व अगर डैमेज होती है जो हमारे लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। तो इस डिफॉर्मिटी और नॉर्मेलिटी को हम क्या कहते हैं? साइटिका। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। सामशेद आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।